रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 उसका लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। देखिए बेटा, हमने रेडियो आइसोटोप्स पर काफी बात की है इससे पहले। अब हम जरा बात कर रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। अब 1 से 82 तक ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं होती, इसलिए ये स्टेबल है। अनस्टेबल वो है जो मैंने बात की थी ग्रेटर देन 82, यानी ग्रेटर देन 82 जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, वो सारे आपके रेडियो आइसोटोप्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उनसे रेडिएशंस खारिज होती रहती हैं। और जो आपके 1 से लेकर 82 होते तक होते हैं, ये सारे आपके स्टेबल स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब इनको भी हम लोग जो है वो रेडियो एक्टिव की शक्ल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, इनसे भी रेडिएशन रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इन पर बम्बार्डमेंट करते हैं, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की। ठीक है, इनके ऊपर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह की हम लोग बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो बम्बार्डमेंट करवाने की वजह से जो है ये भी उसके बाद जो है इनसे भी रेडिएशंस खारिज होती हैं, ये भी अनस्टेबल हो जाते हैं। यानी पहले ये स्टेबल होते हैं, बम्बार्डमेंट के बाद जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और इनसे भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है एक हमारे पास सोडियम की ले लेते हैं हम लोग, कि सोडियम आपका जो है Na, जो आपका सोडियम है उसकी एग्जांपल 1123। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स इसमें ऐड होगा 24। ठीक है, आपका यही जो आपका सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na1124 में। जब ये 1124 में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ साथ इसमें से गैमा रेज जो हैं वो यहां से रिमूव होती हैं और ये आपका जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसी तरह से अगर हम हीलियम की बम्बार्डमेंट करवा दें तो उससे भी हो सकती है। मतलब हीलियम जो है He24, वो अगर हम करते हैं एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम हमारे पास है 1327, इसके ऊपर अगर हम हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो क्या होता है भाई, ये देखें यहाँ पर कितना है 27 और 13 और 2 कितना हो गया पहले 15। अब 15 वाला आपका एलिमेंट कौन सा होता है, वो फास्फोरस होता है, यानी फास्फोरस जो है 15 और 30। अब एक जो यहाँ से बचा 27 4 यानी 31, 30 एक आपका न्यूट्रॉन जो है वो मजीद यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन जो है मजीद बम्बार्डमेंट इससे भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमने खुद से ये सारा जो है वो प्रोसेस जो है वो करते हैं। थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देता हूँ, फिर इसके यूजेस की तरफ जाएंगे हम लोग। न्यूक्लियाई विच डू नॉट एमिट रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट नहीं करते, ठीक है, नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। ये डेफिनेशन है जी स्टेबल न्यूक्लियाई की। इन जनरल मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई एटॉमिक नंबर 1 से लेकर जैसे मैंने बताया कि 82 तक जो है आर स्टेबल न्यूक्लियाई, while the elements whose atomic number is greater than 82, जिनका 82 से ग्रेटर होता है वो आपके नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। तो दे emit continuously change from one type of element to another. The stable and non-radioactive elements can also be changed into radioactive elements by bombardment. यानी इनको भी हम लोग जो है बम्बार्डमेंट करते हैं, किनकी, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करने के बाद हम इनको भी अनस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सच आर्टिफिशियलिटी प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की हैं दोनों। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अभी टॉपिक है वो है जी हमारा यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, कि हमारे रेडियो आइसोटोप्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, देखें जी, पहला इसका टॉपिक है ट्रेसेस की शक्ल में उनको यूज कर रहे हैं। अब ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, हम लोग जो है बेसिकली हमारा ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग ट्रेस आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, छानबीन करना। इसका मतलब होता है फाइंड आउट करना या छानबीन करना। मतलब हम लोग इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज कर रहे हैं, ट्रेसेस को इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में भी यूज कर रहे हैं इसको हम लोग ट्रेसेस को। इसके अलावा हम लोग इसको मेडिसिन में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, मेडिसिन फील्ड में भी हम यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है
वो डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस होती हैं उसको भी ट्रेस करने के लिए कि बॉडी में जो डिजीज है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ उसका प्रॉब्लम है, तो हम लोग ट्रेसेस की शक्ल में उनको यूज करते हैं। फिर मैंने इंडस्ट्री में बताया कि वहां पर भी आप बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अगर किसी बड़ी बड़ी मशीन में कोई क्रैक आ जाता है तो समझ नहीं आ रही होती, तो हम लोग रेडियो आइसोटोप जो है वहां पर उसको प्रोवाइड करते हैं। रेडियो आइसोटोप जो है वो रेडिएशन जो होती है उसकी वजह से हमें समझ आ जाती है कि भाई वो इतनी बड़ी मशीन के किस हिस्से में क्रैक है, प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में हमारी कोई फसलें हैं डिफरेंट किस्म की, वो काश्त करी की जाती है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई फसल प्रॉपरली मतलब वो ग्रो ही नहीं कर रही, तो वहां भी हम देखते हैं कि कहाँ मसला है, रेडियो आइसोटोप्स वहां भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो डिफरेंट किस्म की बॉडी के अंदर डिजीजेज होती हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के रेडियो आइसोटोप जो भेजते हैं, वो उस जो मेलिग्नेंट पार्ट होता है, जो डिजीज पार्ट होता है, उस पर जाकर रेडिएशन जो है वो अपना इफेक्ट करती है, हमें मखसूस पार्ट बता देती हैं कि भाई हमारे बॉडी के इस हिस्से में हमें प्रॉब्लम है। तो ये ट्रेसेस के तौर पर यूज होते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ, फिर आगे हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। तो रेडियो आइसोटोप्स, radioactive tracers are chemical compounds containing some quantity of radioisotope। यानी बेसिकली तो वो आपकी केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन उनमें हम कुछ क्वांटिटी किसकी शामिल कर देते हैं, रेडियो आइसोटोप की। तो रेडियो आइसोटोप जो है एज अ ट्रेसर उसमें वर्कआउट करते हैं। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको ये आसानी से एक्सप्लोर कर सकती हैं, बता सकती हैं कहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में। इसी तरह से रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल रेडियो आयोडीन 131 जो है वो रेडिली accumulates in the thyroid gland and can be used for the monitoring of thyroid functioning। यानी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को फौरी तौर पर वो हमें जज करके बता देगी, यानी अगर हम लोग रेडियो आयोडीन 131 जो है वो यूज करें थायराइड ग्लैंड में। इसी तरह से फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, उसके लिए हम लोग फास्फोरस 32 जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह से मेलिग्नेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप, तो एंड दिस हेल्प्स in tracing the affected part of the body। इसके बाद है in industry traces can be used to locate the wear and tear moving parts of the machinery। बड़ी बड़ी मशीनरी में हमें नहीं पता कि वो मशीनरी का कौन सा हिस्सा जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो गई है, वो उसके अंदर कट पड़ गया, मतलब उसमें टीयर वियर हो गया है, मतलब उसकी मरम्मत रिक्वायर्ड है, तो हम रेडियो आइसोटोप की मदद से दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन, वो हमें बाकायदा लोकेशन बता देते हैं कि भाई कहां पर मसला है। ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स, इसके लिए भी ठीक है, they can be used for the location of leaks in underground pipes। जमीन के नीचे पाइप्स होते हैं, वहां पर लीकेज हो रही है, हम रेडियो आइसोटोप की मदद से हमें प्रॉपर लोकेशन समझ आ जाती है, फिर हम वहां पर जाकर उसकी मरम्मत वगैरह कर सकते हैं। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सूटेबल रेडियो आइसोटोप ट्रेसर इनटू द पाइप, द लीक कैन बी conveniently traced from higher activity in the region of the crack in the pipe। तो इन एग्रीकल्चर रेडियो phosphorus 32 जो है is used as a tracer to find out how well the plants are absorbing the phosphate fertilizer which are crucial to their growth। यानी हमें समझ आ जाती है कि भाई कौन से कहां पर फास्फोरस जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। ये हमें जो है फास्फोरस 32 जो है वो हमें इस बात की निशानदेही करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हम लोग इनको यूज कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में भी। यानी आपकी जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, मतलब आपके बॉडी में प्रॉब्लम है किसी हिस्से में, तो हम डिफरेंट रेडियो आइसोटोप जो है वो यूज करते हैं। जैसे कोबाल्ट 60 जो है वो आपके कैंसरस पार्ट, मगर आपके बॉडी का मतलब कोई हिस्सा जो है, मतलब ये अगर आपका बॉडी है, ठीक है, आपके बॉडी के ये हिस्सा आपका कैंसरस है, ठीक है, तो हम सिर्फ इसी हिस्से पर रेडिएशन जो है वो भेजेंगे। वो जो रेडिएशन जाती हैं, हमने किसकी बात की, कोबाल्ट 60 की। तो कोबाल्ट 60 जो है वो क्या काम करेगी, इसकी जो रेडिएशन इस पर हम निशावर करेंगे, वो इस जो हमारा कैंसरस पार्ट होता है उसकी हम लोग बकायदा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो रेडिएशन जो है इस पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। तो रेडियो आइसोटोप आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर medicines for curing various diseases। For example, radioactive cobalt 60 is used for curing cancerous tumor and cells। The radiations kill the cells of the malignant tumor in the patient। बॉडी के जो हिस्सा मेलिग्नेंट होता है, कैंसरस होता है, डिजीज पार्ट होता है, उस पर कोबाल्ट 60 की जो है वो रेडिएशन की बौछार की जाती है। और याद रखिए कि ये बहुत ही ज्यादा एहतियात से करने वाला काम होता है। इसमें अगर आप जो है वो एहतियात नहीं बरतेंगे, वो जो रेडिएशन होती है, अगर वो उस पार्ट के अलावा भी बाकी पार्ट पर भी, ये था सिर्फ इतना सा पार्ट था प्रॉब्लम था, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रेडिएशन जहां तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो ये तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, याद रखिए इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी कैंसर पार्ट की। लेकिन ये बॉडी आपके पार्ट जो है वो डिजीज हो जाएंगे, वो सारे मतलब वो
कैंसरस हो सकते हैं वो सारे पार्ट इन रेडिएशंस की वजह से भी। इसलिए रेडिएशंस को जब यूज किया जाता है तो इनकी क्वांटिटी जो है वेरी, मतलब आप समझ लें कि माकूल मुनासिब रखी जाती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है, और एक्यूरेट एरिया पर ही इनको, और एक एक्सपीरियंस जो हमारे जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वही इसको यूज करते हैं और वो करते हैं। अदरवाइज हर आम डॉक्टर जो है इस प्रोसेस को नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जहां आपने क्योर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस इलाज के साथ साथ आप अपनी बॉडी पार्ट्स को मजीद मिलिग्नेंट भी कर सकते हैं, डिजीज भी कर सकते हैं, अगर उसमें बेएहतियाती बरती जाती है। तो ये जरा एहतियात से करने वाला काम होता है, लेकिन फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको काफी यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक टॉपिक हमारा कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग क्या है भाई, उसके वाले से हम बात कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग जो है ये भी यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप है। देखिए हमारे एनिमल्स हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लांट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं। तो क्या होता है, अब प्लांट्स जो है हमारे जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और कार्बन की शक्ल में मौजूद होती है, और उसके अलावा ये जो कार्बन होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से CO2, मतलब जो उसमें जिसकी वजह से अपनी फूड बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो उनमें कार्बन होती है, और यही कार्बन जो है एनिमल्स जब उसको खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ईट करते हैं प्लांट्स को, उनके बॉडी में चली जाती है। जब तक तो वो जिंदा रहती है तो वो एक खास रेशियो के साथ उनकी बॉडी के अंदर भी ये कार्बन जो है, ये एक तरह का कार्बन जो है, ये भी एक रेडियो आइसोटोप की शक्ल में इनके बॉडी में मौजूद रहता है। लेकिन जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, डेड होने की शक्ल में एनिमल्स में क्या होता है कि फिर हम लोग उनको, कोई भी एनिमल है जो मर जाता है, खप जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो कार्बन है वो फिर क्या होती है कि वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। अब उसकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जो हमने पीछे हाफ लाइफ का प्रोसेस देखा था कि वो जो जितनी उसके अंदर कार्बन है, जब उसकी डेथ हुई वो कितनी थी, और वो कब वो हाफ रह जाती है, वो उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ में चले जाता है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हम इस तरह से जो कार्बन जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, वही कार्बन रेडियो आइसोटोप की शक्ल में हम लोग डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं, हाफ लाइफ की शक्ल में। जितना उनको टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है, कि जितनी क्वांटिटी होती है उसकी हाफ रह जाना, फिर उसकी क्वांटिटी का, इस प्रोसेस से हम लोग जो है वो कार्बन डेटिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिससे हम लोग मरे हुए जानवर को, चाहे उसको कितने ही साल क्यों ना हो गए, उसको 500 साल, उसको 5000 साल, हम उसकी एज जो है वो इस वजह से, कार्बन डेटिंग की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था भाई कार्बन डेटिंग के बारे में। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन small amount in the atmosphere. Live plants use carbon dioxide and therefore become slightly radioactive हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला आपको। तो फिर क्या होता है, when a tree dies the radiocarbon 14 present inside the plant starts decaying. Since the half life of the carbon 14 is carbon 14 की जो आपकी हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स होती है। ये कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 की हम बात कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स में भी होती हैं, प्लांट चूंकि वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स भी इनको खाते हैं पौधों को, तो उनमें भी मौजूद होती है। The age of dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon 14 in the live and dead tree. शुरू में आपको जैसे बताया कि जब वो मतलब जिंदा था, उसके बाद जैसे उसकी डेथ होती है तो वो उसमें कार्बन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या होता है, उसके उसके न्यूक्लियाइड जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियाइड, वो टूटते जाते हैं, और हाफ लाइफ उसकी जो है उससे हम फाइंड आउट करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द लाइव ट्री remains almost carbon as the carbon 14 is being replenished, while the carbon 14 in the dead tree is no more replenished. Therefore, by measuring the activity in the ancient relic, scientists can estimate its age. यानी जब तक तो वो जिंदा रहता है तब तक तो कार्बन 14 की वही उसमें क्वांटिटी उसी तरह से मतलब रहती है, लेकिन मरने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा फिर, अदर रेडियो आइसोटोप आर आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ geological specimens, ठीक है, फॉर एग्जांपल सम रॉक्स कंटेन द अनस्टेबल पोटेशियम आइसोटोप। ये जो आपकी रॉक्स होती हैं उनमें K40 जो है पोटेशियम, उससे भी हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस डेके, जब वो K40 डेके करना शुरू कर देता है, उसकी डेके होने से, डिसइंटीग्रेट होने से, उसको जितना टाइम लगता है उसकी हाफ लाइफ से हम लोग वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वो जो कितनी पुरानी है रॉक। ठीक है, दिस डेकेड टू द स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लियर ऑर्गन 40 with half life of 2.4 multiplied by 10 to the power 8 years. The age of rock sample can be estimated by comparing the concentrations of K40 and organ 40। यानी K40 organ 40 जो है ये भी जैसे कार्बन हमने बात की C14 की, ये भी उसी तरह से उनकी एज के बारे में हमें बता सकते हैं। तो ये भी फायदा होता है रेडियो आइसोटोप का, कार्बन डेटिंग का। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लें, इसी पेज के ऊपर है। एग्जांपल है जी 18.4।
इसमें में दिया दिया क्या क्या है भाई, कार्बन 14 कार्बन 12 रेशियो इन द फॉसिल बॉन्ड इज फाउंड टू बी 1/4। ये हमें एन यानी डेटा अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये हमें फ्रैक्शन दी गई है भाई, फ्रैक्शन है, कितनी फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन मतलब एन ओवर एम नॉट 1/8, ठीक है, सॉरी कितनी दी गई है, सिंस द कहां है जी, फॉसिल बॉन्ड फाउंड टू बी 1/4, सॉरी भाई 1/4 है, यानी 1/4 में फ्रैक्शन दी गई है। डेट आर द रेशियो इन द बोन ऑफ अ लिविंग एनिमल, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, वो हमें पता है हाफ लाइफ कार्बन 14 की कितनी होती है, वो हम यहां पर लिख लेंगे, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 वो कितनी है जी हमारे पास 5730 ईयर्स, ठीक है जी। मजीद देखें क्या गिवन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल, आपने उसकी एज फाइंड आउट करनी है, यानी एज का मतलब क्या है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है उस फॉसिल का, टी आपने यहाँ टाइम फाइंड आउट करना है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे जाएंगे कि देखें, आपके पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का आपको पता होना चाहिए, इस फ्रैक्शन से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे आप सबसे पहले, ठीक है जी। आप लिखेंगे भाई एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1/4, और एन ओवर एन नॉट किसके इक्वल होता है भाई, फॉर्मूला 1/2 टू रेस पावर टी 1/4। देखें 1/2 टू रेस पावर टी मतलब 1/4 को आप लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर टी, 2 टू रेस पावर 2 यानी 4, देखिए बेसिस सेम हो गई, तो यहां से आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ टी किसके इक्वल आ गया 2, तो ये आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास आ गई तो आप इससे आप उसका टाइम यानी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, टाइम कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब देखिए टाइम आपने फाइंड आउट करना है, एज मीन टाइम, हाफ लाइफ को इस तरफ ले आए, यानी आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लाइफ के साथ, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अभी हमने फाइंड आउट की 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, हाफ लाइफ कितनी है कार्बन की, वो है 5730 ईयर्स, तो यहां से आपके पास टाइम जो है वो निकल आएगा। आप सिंपली कैलकुलेटर से 5700 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो देखें भाई आंसर क्या आता है 11,460, 11,460 ईयर जो है, ये आपके पास टाइम या उस एलिमेंट की जो एज है जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो इस तरह से हमारे पास हासिल होगी। चलो भाई बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक नहायत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डिस्कस करेंगे फिशन रिएक्शन, वो नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।